जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑपरेटिंग स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीटी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें कुल मिलाकर हिंदी 25 नंबर की पूछी जानी है, जिसमें आपके 4 गद्यांश रहेंगे। चारों गद्यांश में से 5-5 प्रश्न रहेंगे, यानी कुल मिलाकर 20 प्रश्न गद्यांश से और 5 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से। तो गद्यांश के लिए हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करते हैं किसकी, हिंदी व्याकरण की। तो जो हिंदी व्याकरण यूपी पीटी में पूछी जानी है उसके सिलेबस में जो आपके पाठ्यक्रम निर्धारित हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका संधि। सबसे पहला टॉपिक है आपका संधि। उसके बाद एक टॉपिक है आपका लिंग, और आपका है शब्द के अंतर्गत आएंगे आपके विलोम शब्द, और आपके हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इसी के साथ में समश्रुति भिन्नार्थक, यानी सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हों, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। और इसी के साथ में आपके एक शब्द भी पूछे जाने हैं, यानी पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द उपयुक्त होता है वो एक शब्द भी पूछे जाने हैं। इसके अलावा आपकी रचनाएं और लेखक भी पूछे जाने हैं, रचनाएं और लेखक। इसके अलावा आपके सामान्य अशुद्धियाँ, आपके जो प्रकरण में है वो सामान्य अशुद्धियाँ, इनडायरेक्ट रूप में इनको कह सकते हैं वाक्य संशोधन। तो सामान्य अशुद्धियाँ भी इसमें शामिल हैं आपके। संधि, लिंग, विलोम, पर्यायवाची, समश्रुति भिन्नार्थक, एक शब्द, रचनाएं और लेखक, सामान्य अशुद्धियाँ। इसके अलावा जो आपकी बचती हैं वो हैं लोकोक्ति और कहावतें, यानी लोकोक्ति, मुहावरे और कहावतें। ये भी आपके सिलेबस में दी गई हैं। कुल मिलाकर इतने से आपके 5 नंबर यानी 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। पिछली बार जो आपकी यूपी पीटी का पेपर हुआ था उसमें संधि से प्रश्न नहीं आया था। इस बार ज़्यादा चांस है कि 100% संधि से ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक प्रश्न जरूर बनेगा। और जो आपका ये संधि शब्द है यानी संधि टॉपिक है, इसी के अंतर्गत आपके लगभग 3-4 टॉपिक और साथ ही में डिस्कस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग संधि पढ़ेंगे तो संधि के अंतर्गत कोई शब्द पढ़ रहे हैं कि मान लीजिए रामायण शब्द लिखा है तो रामायण शब्द में राम प्लस आयन, ये 2 शब्द इसका विच्छेद तो जानेंगे ही जानेंगे। इसके अलावा अगर ये रामायण किस लिंग का है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसके अलावा इस रामायण का मान लीजिए शब्द आपको रामायण ले रहे हैं, इसके अलावा भी दूसरा शब्द हो सकता है जिसका विलोम संभव, जिसका संभव होगा उसका होगा, जिसका संभव नहीं होगा उसका जब संभव नहीं है तो कहाँ से होगा। इसलिए मान लीजिए कोई संधि शब्द पढ़ रहे हैं, उसका विलोम क्या होगा, उसमें लिंग है तो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, अगर उसका पर्यायवाची संभव है या वो खुद किसका पर्यायवाची है वो भी आपको बताया जाएगा। समश्रुति भिन्नार्थक यानी उससे मिलता जुलता या वो खुद अगर समश्रुति भिन्नार्थक है तो उसके बारे में भी डिस्कस साथ ही में कर लेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, संधि के अंतर्गत, यानी एक टॉपिक इसके साथ में आपके लिंग, विलोम, पर्यायवाची, समश्रुति भिन्नार्थक और एक शब्द, इतने टॉपिक आपके एक ही साथ चलेंगे। यानी कम से कम 20 से 50 प्रश्न आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे जो केवल हम लोग संधि में पढ़ेंगे लेकिन वो हर जगह काम आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर इतना सिलेबस है आपका। जो 5 प्रश्न पूछे जाने हैं उनमें से किसी से प्रश्न आ सकता है, किसी से नहीं, लेकिन हमको तो पूरा ही पढ़ना है। तो इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका संधि, उसी को आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए जानते हैं संधि के बारे में। टॉपिक है आपका संधि। संधि, संधि का अर्थ सामान्यतः होता है योग या जुड़ाव या गठबंधन। जैसा भी आप लोग समझें, संधि का योग क्या होता है, सामान्यतः जुड़ाव। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेन है, पेन को हम तोड़ दें, फिर इसको अगर एल्फी या और किसी भी वस्तु से इसको हम फिर से जोड़ें तो अगर ये जुड़ जाए तब तो संधि होगी, लेकिन अगर ये ना जुड़े तब संधि नहीं होगी। तो यही संधि की परिभाषा बनती है क्या, कि अगर 2 शब्दों को जोड़ने से उनमें अगर कुछ परिवर्तन या विकार हो जाए तब तो वो संधि कहलाएगी, लेकिन अगर परिवर्तन ना हो तो वो संधि नहीं कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे पेन को जोड़ें, अगर वो जुड़ गया तब तो संधि हुई, लेकिन अगर ना जुड़े तो संधि नहीं हुई। चलिए शब्द के माध्यम से समझते हैं। शब्द के माध्यम से कैसे समझते हैं, मान लीजिए एक शब्द है आपका ये, दूसरा शब्द लिखा है ये, या इसी के साथ में शब्द ही लिख देते हैं। मान लीजिए एक शब्द लिखा है आपका राम, इधर एक शब्द लिखा है आपका अयन, दूसरा शब्द क्या लिखा है, अयन। महत्वपूर्ण उदाहरण
पुराना उदाहरण, सर्वचलित उदाहरण है, इसीलिए इसी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए एक शब्द आपका है क्या, राम, दूसरा शब्द क्या है, अयन, इनके बीच में होना क्या है, संधि, इसलिए चिन्ह लग गया कौन सा, योग का। अब देखिए इससे अगर अंतिम वर्ण निकालें जिसको हम लोग कहते हैं कारांत, तो इस माँ के साथ कोई भी मात्रा लगी हुई नहीं है। जब कोई भी मात्रा नहीं होती तो इसके साथ वर्ण जो शामिल होता है वो होता है क्या, आ, और यहाँ वर्ण कौन सा है, आ। तो अगर हम इसका ये आ शामिल कर लें और इसका ये आ शामिल कर लें, इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, और इन दोनों के जोड़ से एक नया शब्द जो बन गया वो बन गया कौन सा, बड़ा आ। यानी ये जो शब्द है इसका एक वर्ण मिला, ये जो शब्द है इसका एक वर्ण मिला, इन दोनों के योग से परिवर्तन हो गया। अगर परिवर्तन हुआ तब तो क्रिया कहलाएगी क्या, संधि। याद रखेंगे संधि एक क्रिया है, उससे जो शब्द बनता है वो संधिज कहलाता है, लेकिन संधि खुद एक क्या है, क्रिया या प्रक्रिया कह सकते हैं। तो आ की जब क्रिया होगी उसके बाद ये शब्द कहलाएगा क्या, संधिज। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे लिखा है राम, यहाँ से वर्ण जब आ निकलेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका हलंत, यहाँ आ या आ मिल करके हो जाएगा बड़ा आ। इधर जो वर्ण आपका बचेगा वो बचेगा क्या, राम। इधर ये वाला परिवर्तन आ, और उसके बाद ये वाला शब्द जो होंगे आपके वो कहलाएंगे क्या, यन। ये आ इसके साथ जुड़ जाएगा क्योंकि स्वर से पहले अगर कोई व्यंजन अर्ध रूप में है तो वो स्वर उसी के साथ में मात्रा रूप में जुड़ जाता है। तो ये शब्द आपका बन जाएगा क्या, रामायण। शब्द क्या बन जाएगा, रामायण। अब देखिए इस ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है अगर री या रा के बाद ना आए। री या रा के बाद अगर ना आता है तो वो परिवर्तन रा में हो जाता है। यही कारण है कि अगर इस रामायण को दीर्घ संधि के अंतर्गत ना रखें तो इसको व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है, क्योंकि व्यंजन का भी परिवर्तन इसमें होता है। तो संधि दो शब्दों के मध्य हमने देखा कि ये भी क्या रहेगा आपका, ये क्या है, एक वर्ण, आ क्या है, एक वर्ण। इधर भी ये क्या है, एक वर्ण, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। वर्णों के योग से एक नया वर्ण बन गया। वही वर्ण जब शब्द में अपना स्थान धारण करता है तो शब्द परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तन के पश्चात जो शब्द बनता है वो कहलाता है आपका संधिज शब्द। वो कहलाता क्या है, संधिज शब्द। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, संधि। तो संधि का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्द भाग ले। अच्छा, दो या दो से अधिक शब्द भाग तो लेंगे, लेकिन उसमें भी जो पहला शब्द होगा उसका केवल अंतिम वर्ण, और जो अंतिम शब्द होगा उसका केवल प्रथम वर्ण। यानी संधि की अगर ठीक परिभाषा बताई जाए आपको तो क्या होगी, दो या दो से अधिक शब्दों के जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण मिल कर के एक विकार उत्पन्न करें, वो विकार ही मिल करके एक नया शब्द बनाए, वो शब्द कहलाता है आपका संधिज शब्द। और ये संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है क्या, संधि। तो संधि का अर्थ केवल जुड़ाव नहीं होता, संधि का अर्थ, अच्छा इसी संधि का अगर विलोम समझें, क्योंकि प्रकरण में अभी आपने आपको बताया संधि का विलोम, तो दो शब्द होते हैं, एक तो होता है आपका विच्छेद और एक शब्द होता है आपका विग्रह। आरओ के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो संधि का विलोम विग्रह ज़्यादा सही है। विग्रह क्या है, ज़्यादा सही है। अगर ये विकल्प में ना हो तब ये सही है, लेकिन ज़्यादा सही क्या है, विग्रह। तो संधि का विलोम विग्रह होता है और विग्रह का विलोम संधि होता है। इस विग्रह का विलोम अनुग्रह भी होता है। इस विग्रह का विलोम अनुग्रह भी होता है। ये उसी प्रकार जैसे संधि का विलोम विग्रह और विग्रह का विलोम अनुग्रह भी होता है और संधि भी होता है। कैसे, जैसे खट्टा का विलोम मीठा, लेकिन मीठा का जो विलोम होता है वो खट्टा भी होता है और कड़वा भी होता है। तो इसी प्रकार एक शब्द के एक से अधिक भी विलोम हो सकते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर का विलोम दक्षिण भी होता है और उत्तर का विलोम प्रश्न भी होता है। तो ऐसे आपको कई शब्द मिलेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। तो ये आपने जाना कि इधर एक वर्ण है, इधर एक वर्ण है, इन वर्णों के योग से कुछ परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन की प्रक्रिया ही कहलाई क्या, संधि। अब जानते हैं कि संधियों के प्रकार तीन ही क्यों होते हैं। हम लोग पढ़ते रहते हैं क्या कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन ये तीन ही क्यों होते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए, ये भी आपका क्या है, वर्ण, ये भी आपका क्या है, वर्ण। ये दोनों ही क्या हैं, वर्ण।
अब हम लोग चूँकि जानते हैं कि वर्ण के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के वर्ण पढ़ते हैं, एक तो स्वर और दूसरे कौन से, व्यंजन। एक तो पढ़ते हैं स्वर और दूसरे पढ़ते हैं क्या, व्यंजन। इसी के अलावा एक तीसरी ध्वनियाँ भी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं अयोगवाह। इन अयोगवाह के अंतर्गत दो प्रकार के शब्द आते हैं, एक तो अनुस्वार अर्थात अंग और दूसरा विसर्ग अर्थात आह। इस संधि में जो अनुस्वार आपका होता है या अंग जो होता है वो आपका पंचमाक्षर की भांति व्यवहार करता है, इसलिए उसको व्यंजन में गिन लेते हैं। लेकिन जो एक तीसरा वर्ण बच जाता है कौन सा, विसर्ग, उसको इसी में तीसरे रूप में बांट देते हैं, यानी एक तो स्वर दूसरा व्यंजन लेकिन तीसरा क्या होता है, विसर्ग, जिसको सामान्यतः लोग आह के रूप में जानते हैं। तो ये वर्ण क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या तो विसर्ग हो सकता है या तो क्या हो सकता है, व्यंजन। तो देखिए ये है आपका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और ये है आपका अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, विसर्ग हो सकता है। प्रथम शब्द, जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन हो सकता है या तो विसर्ग हो सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। इधर का जो वर्ण है वो क्या हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, या तो स्वर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, व्यंजन, या तो स्वर हो सकता है या तो क्या हो सकता है, व्यंजन। यानी एक बार तो इससे स्वर जुड़ेगा और एक बार इससे क्या जुड़ेगा, व्यंजन। इसी प्रकार इससे एक बार तो व्यंजन जुड़ेगा और एक बार क्या जुड़ेगा, स्वर। यानी इसी व्यंजन से क्या जुड़ सकता है, स्वर। स्वर का योग स्वर से हो सकता है, यानी ये दूसरा वाला वर्ण या तो स्वर होगा या तो व्यंजन। इसी के साथ में और एक स्थिति बनाते हैं, व्यंजन का योग व्यंजन, या तो इधर आपका रहेगा स्वर और इधर आपका रहेगा क्या, व्यंजन। देखिए प्रथम वर्ण आपका या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन, या तो स्वर हो सकता है या तो व्यंजन, या तो विसर्ग हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, विसर्ग। जो द्वितीय शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, या तो स्वर या तो व्यंजन, या तो स्वर या तो व्यंजन, या तो स्वर या तो व्यंजन। ये प्रथम अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण विसर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी वर्ण की शुरुआत आपने इन दो बिंदुओं से नहीं देखी होगी। विसर्ग से किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। यही कारण है कि जो संधि होती है उसमें कभी भी अंतिम या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण विसर्ग नहीं होता। चलिए ये तो बात चली। अब देखिए कुल मिलाकर योग इतना ही हो सकता है, यानी या तो स्वर से स्वर का योग होगा, या तो व्यंजन से स्वर का होगा, या तो व्यंजन से योग किसका होगा, व्यंजन का होगा, या तो स्वर से योग किसका होगा, व्यंजन का होगा, या तो विसर्ग से योग किसका होगा, स्वर का होगा, या तो विसर्ग से योग किसका होगा, व्यंजन का होगा। यानी कुल स्थितियाँ जो संधियों के अंतर्गत होंगी वो इतनी ही हो सकती हैं, स्वर से स्वर, या तो स्वर से व्यंजन, या तो व्यंजन से व्यंजन, या तो विसर्ग से स्वर, या तो विसर्ग से व्यंजन। अगर स्वर से स्वर का योग हो तो यही संधि कहलाती है आपकी कौन सी संधि, स्वर संधि। अगर योग स्वर से स्वर का हो तो संधि कहलाती है क्या, स्वर संधि। क्यों कहलाती है, क्योंकि स्वर से जब स्वर का योग होगा तो जो विकार होगा वो भी किसी स्वर में होगा। अगर व्यंजन से स्वर का हो या व्यंजन से व्यंजन का हो या स्वर से व्यंजन का हो, ये विकार कहलाता है आपका व्यंजन संधि। ये विकार क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। यानी किसी स्वर का योग व्यंजन से या किसी व्यंजन का योग व्यंजन से या किसी व्यंजन का योग स्वर से होने पर विकार व्यंजन में होगा, इसलिए ये स्थितियां कहलाती हैं आपकी व्यंजन संधि। तीसरी है, अगर विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो तो परिवर्तन सदैव विसर्ग में होता है, इसलिए ये परिवर्तन आपका कहलाता है विसर्ग संधि। ये परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। तो ये रीजन है। कुल मिलाकर 6 स्थितियाँ हो सकती हैं। 6 स्थितियों में एक स्थिति स्वर संधि की, 3 स्थिति व्यंजन संधि की, 2 स्थिति विसर्ग संधि की। यही रीजन है कि हिंदी में संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, क्योंकि इन स्थितियों के अलावा किसी प्रकार से शब्द जुड़ ही नहीं सकते, और जब शब्द जुड़ ही नहीं सकते तो नए शब्द बनेंगे कहाँ से, और नए शब्द जो बनते हैं वो संधिज शब्द निर्माण की एक क्या है, प्रक्रिया। तो कुल मिलाकर संधि का जो पूरा बायोडाटा है वो यही है।
क्या कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मध्य होगी। उन शब्दों के योग से कोई परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन जो होगा वो किन हालतों में हो सकता है, या तो स्वर से स्वर का योग होगा, या तो व्यंजन से स्वर का होगा, या तो व्यंजन से व्यंजन का, या तो स्वर का व्यंजन से, या तो विसर्ग का स्वर से, या तो विसर्ग का व्यंजन से। तो ये तो आपकी कहलाती है क्या, संधि। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह, ना कि विच्छेद। विच्छेद कब होगा, जब आपको उत्तर में या विकल्प में विग्रह ना दिखे। और विग्रह का विलोम क्या होता है, अनुग्रह। अच्छा, ये जो संधि है ये हिंदी में संधि 2 शब्दों के मध्य होती है। वैसे संधि का अर्थ जुड़ाव होता है। ये जुड़ाव कहाँ कहाँ हो सकता है, तो अगर स्टैटिक के प्रश्न जोड़े तो यहाँ संधि का अर्थ है कि आपने पढ़ा होगा, जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी आपकी इलाहाबाद की संधि। उससे पहले पुरंदर की संधि पढ़ते हैं 1665 में। तो संधि का अर्थ जुड़ाव होता है। वो पक्षों के मध्य हो सकती है, अंगों के मध्य हो सकती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, अस्थि से अस्थि का योग। अस्थि का अर्थ क्या होता है, अस्थि से अस्थि का योग। और एक होता है अस्थि से योग किसका, मांसपेशी का। अस्थि से योग किसका, मांसपेशी से। ये भी क्या होती है, संधि। अस्थि से अस्थि का योग। अच्छा, अस्थि शब्द कैसा है, तत्सम। इसका तद्भव क्या होता है, हड्डी। इसी अस्थि से अगर कहें अस्थि यानी हड्डियों का अध्ययन तो कहलाता है ओस्टियोलॉजी। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी, और अस्थि से अस्थि का जो योग होता है वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है, लिगामेंट। और जो अस्थि से मांसपेशी का योग होता है वो कहलाता है क्या, टेंडन। वो क्या कहलाता है, टेंडन। इसी प्रकार से याद रखेंगे, इसी संधि में जो आपकी पुरंदर की संधि है, कौन सी संधि, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1665। लेकिन इसी संधि से याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये हुई थी 1765 में। तो संधि का अर्थ 2 शब्दों के योग से विकार हो, 2 पक्षों के योग से विकार हो। विकार का अर्थ यह है कि 2 पक्ष संधि के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी शर्त पर मंजूरी नहीं होती है तो वो संधि नहीं होगी। उनके योग से कि इतना क्षेत्र आपको देना होगा या इतना क्षेत्र हमारा रहेगा, ये कहलाता है। उसके बाद ये जब अंग जुड़ते हैं तो अंग के जोड़ से, यानी वो जुड़ गए तब तो संधि हुई, लेकिन अगर जुड़े नहीं तो वो संधि नहीं होगी। तो संधि का अर्थ हिंदी में होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों के, लेकिन वास्तव में हिंदी का अर्थ होता है कि 2 पक्षों के मध्य हो सकती है, 2 स्थानों के मध्य हो सकती है, 2 किसी वस्तुओं के मध्य हो सकती है, 2 अंगों के मध्य हो सकती है। कुल मिलाकर योग का अर्थ क्या है, संधि। लेकिन कब, जब उनके जुड़ने से कोई विकार हो। हिंदी में मान लीजिए कोई 2 शब्द हैं, उनके योग से विकार भी हो रहा है, लेकिन दूसरी शर्त क्या होती है कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ एक सुवियोजित अर्थ भी होना चाहिए। यानी अगर आप एक शब्द अर्थपूर्ण लेते हैं, दूसरा अर्थपूर्ण शब्द लेते हैं, उनके योग से कोई एक शब्द बनता है, लेकिन एक शब्द का दूसरे शब्द से कोई अर्थ नहीं मिल रहा, तब भी वहाँ संधि नहीं होगी। यानी एक शब्द का दूसरे संधि से अर्थ, और दोनों ही शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण होने चाहिए। ये आपकी है क्या, संधि। तो संधि के अंतर्गत 3 प्रकार की संधियाँ होंगी। एक तो स्वर संधि, और दूसरी आपकी विसर्ग संधि, और तीसरी आपकी व्यंजन संधि। तो 3 प्रकार की संधियाँ हम लोग पढ़ेंगे। एक तो स्वर संधि, दूसरी विसर्ग संधि, तीसरी व्यंजन संधि, जिसमें स्वर संधि के अंतर्गत भी 5 प्रकार की संधियाँ पढ़ेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत कितने प्रकार की संधियाँ पढ़ेंगे, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो 5 प्रकार की संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन विसर्ग और व्यंजन की संधियों के प्रकार आपके हिंदी में नहीं है, इसलिए इसके प्रकार हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। कुछ इसके नियम होंगे वो हम लोग जानेंगे। तो स्वर संधि की शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।